तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नीट 2020 का क्वेश्चन है। इसमें अपने को क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के रेफरेंस में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है वो देखो। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का, वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ, उसकी बाइंडिंग के साथ क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। कौन, CO2 का पार्शियल प्रेशर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, हायर H+ कंसेंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। कि अगर एल्वियोलाई में H+ की कंसेंट्रेशन ज्यादा हुई तो वो क्या फेवर करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को क्या करेगा, बढ़ाने में या फिर उसके फॉर्मेशन में क्या करेगा, मदद करेगा। कौन, अगर H+ की कंसेंट्रेशन क्या हुई, एल्वियोलाई में ज्यादा हुई। थर्ड क्या है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अगर एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर CO2 कम हुआ तो उससे ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में क्या होगा, ज्यादा आसानी होगी या फिर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन पाएगा अगर पार्शियल प्रेशर CO2 क्या हो, कम हो। अच्छा, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड करता है वो मेनली रिलेटेड है किससे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तभी हीमोग्लोबिन उसके साथ बाइंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वो उसके साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स अपनी ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, लो PCO2 अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होगा एल्वियोलाई में तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के चांसेस ज्यादा है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इट इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। दिस स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों भाई, क्योंकि एल्वियोलाई में H+ की कंसेंट्रेशन जब कम होती है, लेस H+ कंसेंट्रेशन जब होगी तब वो फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट और रॉन्ग स्टेटमेंट। अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से क्या होगी। तो देखो पहली स्टेटमेंट देखो, एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। एक्सपिरेशन की शुरुआत या फिर इनिशिएट कब होता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तब एक्सपिरेशन होता है। तो क्या ये सही है या गलत। दूसरा देखो, एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सपिरेशन कब होता है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तीसरा देखो, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, व्हेन वी इनहेल, ठीक है, इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे ज्यादा होता है। इंस्पिरेशन के दौरान ये सिचुएशन होती है या नहीं। दूसरा देखो लास्ट स्टेटमेंट, इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंस्पिरेशन कब होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर उससे ज्यादा होता है। करेक्ट स्टेटमेंट इतनी बतानी है अपने को। तो देखो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बच्चों क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, कम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ताकि क्या हो पाए, ताकि हम गैसेस को इनहेल कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ओनली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से, तो ये क्या होगा अपना गलत। ठीक है, एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ये भी क्या है, इनकरेक्ट। ओनली दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज नोन एज। तो क्या बोल रहा है ये कि कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन ब्रीथ कर सकता है, ब्रीथ इन कर सकता है आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ठीक है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन ब्रीथ कर सकता है और उसको हम क्या बोलते हैं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। इसको क्या बोला जाता है, वाइटल कैपेसिटी की इवन आफ्टर फोर्सफुल रेस्पिरेशन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन ब्रीथ इन कर सकता है या ब्रीथ आउट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आई, अब समझ आई बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ठीक है, बाकी हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमने डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, तो ध्यान से इसको रिवाइज करना है। इस पर कई बार इस टॉपिक से ही देखो कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना। तो पूरे टॉपिक को आप एनालाइज कर सकते हो, तो इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अपने को क्या करना है, पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, अच्छे से रिवाइज करना है और उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना है जिनसे पीवाईक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं या चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये देखो, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या बोल रहा है कि ये कोई एथलीट है जिसका टाइडल वॉल्यूम कितना है, टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml, ठीक है, और क्या दे रखा है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि ERV कितना दे रखा है, 1000 ml दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब इसने क्या पूछा है, व्हाट विल बी हिज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। तो इसने क्या पूछा है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, क्या पूछा है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पूछा है, और रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पर उसने अपने दे रखा है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी दे रखा है विच इज 1200 ml। अब ध्यान से देखो, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हम किस तरीके से निकालते हैं। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, किस किस चीज को ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं टाइडल वॉल्यूम को प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों चीजों को ऐड करके हम किसी भी पर्सन की क्या निकाल सकते हैं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो अपने को दोनों ही दे रखा है या नहीं। टाइडल वॉल्यूम कितनी है, 500 ml, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, 1000, कितना आ गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी अपने पास कितना आ गया, 1500 ml आ गया। तो रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे बेसिकली अपने को कंफ्यूज करने के लिए रखा है क्वेश्चन में, इसका कोई यहाँ पर यूज है नहीं, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम का, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इजीली कैन बी कैलकुलेटेड, टाइडल वॉल्यूम और ERV को प्लस कर दो, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ गया, 1500 ml आ गया। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अपना यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1500 ml। बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, चलो ये देखो यहाँ पर भी दिखा रखा है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, जिसको हम किस तरीके से निकालते हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। तो उससे अपना क्या आ गया, 1500 ml अपना आंसर आ गया। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to, अच्छा क्योंकि हमारे पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, है ना, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होने के कारण जो एनवायरनमेंट में एयरबॉर्न एलर्जेंस हैं, जो एलर्जी कॉज करते हैं, और जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इसकी वजह से अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं लोगों में। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन का रेट बढ़ रहा है, एलर्जेंस बढ़ रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रहा है और धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है, ऐसा चीज़ हो रही है, ठीक है, एयरबॉर्न एलर्जेंस, पॉल्यूटेंट बढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये किस चीज़ को हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, या फिर उसके रिजल्टेंट में, उसके कंक्लूजन में हो क्या रहा है, हमारी बॉडी क्या फेस कर रही है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, क्या है, बिनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में म्यूकस लाइनिंग का बनना, ग्रोथ होना, क्या ये हो रहा है, या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, हमारी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उनका इन्फ्लामेशन होना। तीसरा, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज ऑफ द एल्वुलर वॉल्स, जो एल्वुलाई की वॉल्स हैं उनका डैमेज होना और फाइब्रस टिश्यू का भी प्रोलिफरेशन होना, क्या ये चीज होती है। फोर्थ ऑप्शन क्या है अपने पास, रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स बाय नीमोसाइट्स, जो नीमोसाइट्स हैं वो जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं, कुछ सर्फेक्टेंट्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है, तो उनका सिक्रीशन कम हो जाता है। क्या ये रिजल्टेंट होता है, क्या ये रिजल्ट होता है अगर हमारी बॉडी में या फिर लोग जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स फेस कर रहे हैं, तो मेनली क्या चीज़ें होती हैं, मेनली लोगों में क्या देखा जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। ठीक है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, उनका इन्फ्लामेशन सबसे ज़्यादा होता है अगर कोई भी पर्सन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर फेस कर रहा है तो अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बट
कहानी यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती, हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये जो बाकी ऑप्शंस हैं ये किससे रिलेटेड है और कब होते हैं। तो एक बार देखो, ये देखो, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बेसिकली कब कॉज होते हैं? दे आर कॉज बाय स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स व्हेन दे एंटर द ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, जब स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ब्रोंक्यूल्स में एंटर करते हैं, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब ये फॉरेन पार्टिकल्स किसी भी बॉडी के मैकेनिज्म में एंटर करते हैं, तो वहाँ पर वो क्या कॉज करते हैं? इरिटेशन कॉज करते हैं और इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, पेनफुल होता है, इरिटेशन होती है। ठीक है, तो व्हेन देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जब ऐसी चीज़ होने लगे, जब ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगे, तो कॉमन कंडीशन क्या बोलते हैं? हम उसको एजमा बोलते हैं। ठीक है, इस एजमा में क्या होता है? इट कॉजेज वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के इन्फ्लामेशन की वजह से क्या कॉज होता है? वीजिंग। ठीक है, The allergens and pollutants enter the nasal cavity and cause allergic reactions। तो जब ये allergens और pollutant हमारी nasal cavity में enter करते हैं तो क्या cause करते हैं? allergic reactions cause करते हैं। अपने को छींक आती है, ठीक है, खांसी, छींक और सांस लेने में दिक्कत, ये सब चीज़ें लोग फेस करते हैं। सो ड्यू टू मोर पॉल्यूशन इन द अर्बन एरियाज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आर मोर कॉमन देयर। तो क्योंकि अर्बन एरियाज में ज़्यादा पॉल्यूशन है, इसीलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी फेस करते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए था, क्या था? ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए वाज बिनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकोसा लाइनिंग ऑन द नेजल कैविटी। तो ये कब होता है? तो दिस कॉजेज द साइनोनेजल हेमेंजियोमास। ठीक है, तो जब नेजल कैविटी में म्यूकोसल लाइनिंग जो है उसकी ग्रोथ होने लगे, तो इससे क्या कॉज होता है? साइनोनेजल हेमेंजियोमास या फिर पेरानेजल साइनेसिस। ठीक है, तो ये नेजल कैविटी में होता है, ये लंग्स के बजाय कहाँ पर होता है? बेसिकली नेजल कैविटी में होता है बच्चों। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन बी क्या था अपना? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो जब एंट्री होगी एलर्जेंस और पॉल्यूटेंट्स की, तो वो क्या करेंगे? हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लामेशन करेंगे। ठीक है, एंड द एलर्जिक रिएक्शन इट कॉजेज इन्फ्लामेशन। ऑप्शन सी अपने पास क्या था? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज ऑफ द एल्वियोलाइज। तो ये ज़्यादातर किस केस में होता है? फाइब्रस टिश्यू का और एल्वियोलर वॉल्स का डैमेज होना ये ज़्यादातर होता है स्मोकिंग के कारण। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा फेस करते हैं वो लोग। सो द एल्वियोलाई क्या है? हमारे एक्सचेंज वेसल्स हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, तो द डैमेज इन देम कॉजेज सीरियस प्रॉब्लम्स एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉजेज पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है, ज़्यादातर किस वजह से होता है? दिस अकर्स यूजुअली ड्यू टू टोबैको स्मोकिंग। क्लियर? ऑप्शन डी था अपने पास, रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स बाय न्यूमोसाइट्स। ठीक है, न्यूमोसाइट जो सर्फेक्टेंट सिक्रीट करते हैं उनका रिडक्शन होना। ठीक है, तो न्यूमोसाइट्स क्या है? न्यूमोसाइट्स अपनी एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाती है। न्यूमोसाइट्स क्या करते हैं? इट प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ द एल्वियोलाई। ठीक है, बाय मेंटेनिंग द सरफेस टेंशन को मेंटेन करती है और एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाती है। अगर ये न्यूमोसाइट्स इन सर्फेक्टेंट्स को रिलीज होने से कम कर दे, अगर ये सर्फेक्टेंट्स का रिलीज होना कम हो गया, तो एल्वियोलाई बहुत इजीली कोलैप्स कर सकती है। ठीक है, बहुत इजीली कोलैप्स कर सकती है। ठीक है, तो ये हमने बात करी इन ऑप्शंस की। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इसमें लोग फेस करते हैं और या फिर क्या क्या चीज़ें कब कब किस किस कंडीशन में, अलग अलग कंडीशंस में होती हैं। बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात समझ आई? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स कब होगा? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? इनमें से कौन सा एक ऐसा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है विच इज रिलेटेड टू अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन? मीन्स किसी भी पर्सन की ऑक्यूपेशन यानी कि उसके जॉब प्रोफेशन की वजह से अगर उसको कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? देखो, एंथ्रासिस है, सिलिकोसिस, ठीक है, एम्फाइसीमा एंड बोट्यूलिज्म, ये 4 दे रखे हैं। तो इनमें से बच्चों अगर बात करें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, तो जो अपना सिलिकोसिस है, सिलिकोसिस कब होता है? जब कोई भी पर्सन की बॉडी में सिलिका का इन्हेलेशन होने लग जाए। किसका? सिलिका का। जब वो इन्हेलेशन करते हैं, जब किसी भी पर्सन की बॉडी में सिलिका काफ़ी ज़्यादा क्या हो, इनहेल हो और क्या हो, लंग्स को डैमेज करे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उस डिसऑर्डर को सिलिकोसिस बोला जाता है। अब ये एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि ऐसे लोग
जो फॉर एग्जांपल स्टोन ब्रेकिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग, ठीक है, और तुम्हारा माइनिंग या फिर पेंटिंग, प्लम्बिंग, ऐसी इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा, उनमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बॉडी के अंदर क्या जा रहा हो, क्या इनहेल कर रहे हो, वो सिलिका, ठीक है, जिसकी वजह से उनको सिलिकोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसमें क्या होता है उनको सांस एक टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो सिलिकोसिस विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार यहाँ पर देखो सिलिकोसिस क्या है, इसके मेन सिम्टम्स होते हैं परसिस्टेंट कफ, यानी कि कफ जो है हमेशा ही रहता है, हमेशा ही खांसना छींकना ये सब रहता है। परसिस्टेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उस पर्सन को ज़्यादातर हमेशा ही सांस लेने में दिक्कत रहती है, ठीक है, एंड वीकनेस एंड टायर्डनेस वो फेस करते हैं। ये सिम्टम्स हैं सिलिकोसिस के। सिलिकोसिस और भी ज़्यादा रिस्क बढ़ा देता है क्या होने के लिए ट्यूबरक्लोसिस, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस इज अ वेरी कॉमन डिजीज इन इंडिया। लंग कैंसर के चांसेस बढ़ा सकता है, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ाता है, अर्थराइटिस, ठीक है, किडनी डिजीज होने के चांसेस ये बढ़ा सकता है। इट मीन्स a single disease, a single disorder can also affect many functions and many organs of our body, ठीक है। मोस्ट कॉमन पीपल जो हैं जो इससे इफेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टोन मेजरी, स्टोन कटिंग, ठीक है, वर्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग एंड फिटिंग, माइनिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, डिमोलिशन साइट्स पर, इन जगहों पर जो लोग काम करते हैं वो में ये सिलिकोसिस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लंग्स आर मेड अप ऑफ, क्या है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स द एल्वेलाई। लंग्स जो हैं कुछ एयर फिल्ड सैक से बनते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या है, एयर फिल्ड सैक्स हैं, ठीक है। दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ, ये एल्वेलाई कभी भी कोलैप्स नहीं होती हैं इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तुमने कितना भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन करा हो फिर भी एल्वेलाई कोलैप्स नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन देखो, ड्यू टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर टाइडल वॉल्यूम, या फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर रेजिडुअल वॉल्यूम। तो बच्चों तुम कितना भी फोर्सफुली एक्सपायर करो, कितना भी फोर्सफुली एक्सपिरेशन करो, फिर भी हमारे लंग्स में, एल्वेलाई में कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग रह जाती है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। वो जो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो लंग्स के अंदर रह जाती है रिमेनिंग, उसको बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोला जाता है? रेजिडुअल वॉल्यूम उसको बोला जाता है, जो इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन एल्वेलाई को कोलैप्स होने से भी बचाती है। सो रेजिडुअल वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर, जिसकी वजह से एल्वेलाई कभी भी क्या नहीं होती हैं, कोलैप्स नहीं होती हैं। बात समझ आई? क्लियर हुआ? ये देखो नेक्स्ट, द पार्शियल प्रेशर, सॉरी देखो, ये हो गया अपना, हाँ ये रहा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई ऑफ लंग्स इज, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है इन द एल्वेलाई ऑफ लंग्स। तो अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा है, तो वैल्यू तो नहीं पूछी है, पर कितना होता है। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इन एल्वेलाई, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्व्यूलर एयर, यही पूछा है। एल्व्यूलर एयर कितना होता है, तो याद करो कितना होता है, हमने पढ़ा है कितना होता है 104 mmHg, ठीक है, 104 mmHg। यही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 95 mmHg, है ना। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये कितना होता है, इसकी वैल्यू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज इक्वल्स टू 40 mmHg। कितना होता है 40 mmHg। तो एल्वेलर एयर में इसने पूछा है, तो एल्वेलर एयर में इट इज मोर देन दैट इन ब्लड, ब्लड से ज्यादा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलर एयर, ठीक है, इन एल्वेलाई ऑफ द लंग्स इज मोर देन दैट इन ब्लड। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी आपको ये वैल्यूज भी ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। हमने इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पहले सॉल्व किया था, है ना, उसमें मैंने आपको वैल्यूज डिस्कस करी थी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होता है। किसका ज़्यादा होगा यहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड में पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होता है, इनका कितना होता है 40 mmHg।
तो इसने आपसे हमसे पूछा एल्वेलाई ऑफ द लंग्स में, तो इट इज मोर देन दैट इन द ब्लड। क्लियर? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों बोर नहीं होना है अपने को, ध्यान से PYQ सॉल्व करने हैं। देखो ये देखो, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, अगर ब्लड में पीएच का रिडक्शन होता है तो क्या होता है? अच्छा, अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर याद नहीं आता, स्लिप माइंड से स्लिप हो जाता है ये चीज़ें। देखो जब ब्लड में उसके अंदर पीएच उसकी रिड्यूस होती है तो क्या होगा? डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, इट रिलीजेस बाइकार्बोनेट आयंस बाय द लिवर, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ हार्ट बीट या फिर इट रिड्यूसेस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। तो क्या होता है बच्चों, जब ब्लड की पीएच रिड्यूस हो जाती है तो अपना ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है ना, ये हमने पढ़ा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये राइट साइड में शिफ्ट होने लगता है। ये देखो ये कर्व कुछ इस तरीके से है, ये कर्व जो है लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट हो सकता है और राइट साइड में भी शिफ्ट हो सकता है। राइट साइड में कब शिफ्ट होगा उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं ये ध्यान रखनी है। ये कर्व ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में कब शिफ्ट होगा? जब या तो डिक्रीज एफिनिटी होगी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी डिक्रीज होगी फॉर ऑक्सीजन, या फिर पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये राइट साइड में शिफ्ट होगा, या फिर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ऐसा होगा, या फिर ब्लड की जो पीएच है वो क्या हो जाती है? कम। अपना क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल कॉज क्या, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर जो अपना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर का क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में कब शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा जब ऑक्सीजन की एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, H+ की कंसंट्रेशन कम होती है, टेम्परेचर भी क्या होता है? कम होता है, देन दिस कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। बात समझ आई? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल कॉज डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ये क्या करेगा? हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो ऑक्सीजन के साथ है उसको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, बाइंडिंग को डिक्रीज करेगा। बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, ये देखो, नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर मेनली कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है वो पूछा है। तो देखो ऑप्शन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, एम्फाइसीमा एंड एज्मा। अब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हम देखें तो इसमें क्या होगा? एम्फाइसीमा जो है एक ऐसा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है लोगों में। करेक्ट ऑप्शन क्या है? एम्फाइसीमा। देखो एम्फाइसीमा कब होता है इसको एक बार और डिटेल में देखेंगे। एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है विच इज कॉज्ड ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। इससे क्या होता है? इट इज एन इन्फ्लेशन और एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलर सैक्स ऑफ द लंग्स which causes irreversible distension and loss of elasticity of alveoli of the lungs. lungs के alveoli को basically डैमेज कर देती है। इट इज़ अ irreversible distension, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं है, irreversible distension होती है, ठीक है, किसके अंदर? ब्रोंक्यूल्स और हमारी एल्वेलर सैक्स में। सो दिस डिसऑर्डर इज नोन एज एम्फाइसीमा। बात समझ आई? सिगरेट स्मोकिंग के कारण ये होता है, ठीक है। एज्मा हमने पढ़ लिया था। एज्मा कब होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई कॉजेज एज्मा। जब क्या होता है? एनवायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एलर्जेंस बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को ये डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। बात समझ आई? ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्मा आ गया है। एज्मा में भी एट्रीब्यूटेड टू, एज्मा में क्या चीज़ यहाँ पर होगी? इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रैकिया, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, या फिर एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल्स इन द लंग्स। तो देखो यहाँ पर इन्फ्लामेशन तो नहीं होगा ट्रैकिया का, ट्रैकिया बोला है इसमें, इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। एज्मा में ट्रैकिया का इन्फ्लामेशन नहीं होता, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स ये भी नहीं होता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा लंग्स में, बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है? एज्मा में कुछ एलर्जिक रिएक्शन होती हैं जो कौन करता है? लंग्स में मास्ट सेल्स करते हैं, ठीक है, वो हिस्टामिन, सीरोटोनिन ये सिक्रीट करते हैं, कौन? मास्ट सेल्स।
तो बेसिकली एजमा क्या है, एक एलर्जिक रिएक्शन है जो कौन कॉज कर रहा है, मास जो हमारे लंग्स में है, किसकी वजह से हो रहा है एजमा, ड्यू टू एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, एलर्जेंस, ठीक है। तो इन लोगों में क्या होता है, ब्रीदिंग में सांस लेने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ये देखो एक बार यहाँ पर देखो बच्चों, एजमा क्या है, इट इज़ एन एलर्जिक कंडीशन। ये क्या है, एक एलर्जिक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो ब्रोंक्यूल्स, जो हमारे लंग्स में ब्रोंक्यूल्स हैं, उसके सराउंडिंग टिश्यू स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से, अभी मैं समझाती हूँ, ब्रोंक्यूल्स के सराउंडिंग में टिश्यू है वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से इट कंप्रेस द ब्रोंक्यूल्स, जिसकी वजह से ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, एंड इट कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। यहाँ पर फिर इस पर्सन को क्या होगा, डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। इस एलर्जी, ये जो एलर्जी है किसके, इसमें मेनली कौन इन्वॉल्व होता है, हमारी IgE एंटीबॉडीज, IgE एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, साथ ही साथ कुछ केमिकल्स जैसे कि हिस्टामिन और सीरोटोनिन, जो कौन सिक्रीट करता है, हमारी बॉडी में मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने को दो एयरवे दिखा रखे हैं, दो पाथवे दिखा रखे हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखो तो ये है अपना नॉर्मल एयरवे, यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा मतलब नॉर्मल है ये पैसेज, ठीक है। अगर हम बात करें इज़मैटिक एयरवे, यानी कि ऐसा एयरवे, ऐसा पाथवे जिस पर्सन के अंदर क्या हो, जो पर्सन एजमा फेस कर रहा हो, तो उनमें देखो क्या होता है, ये है हमारे ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है बच्चों, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का क्या हो रहा है यहाँ पर, इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से थिक म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर, ब्रोंक्यूल्स के सराउंडिंग में, जिसकी वजह से ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं या फिर ये जो एयरवे पैसेज है, ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो गया या फिर कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट कुछ इस तरीके से इतने ज़्यादा एयर पैसेज में होना चाहिए था, वो क्या हो गया है, कंस्ट्रिक्ट हो गया है। तो यहाँ पर क्या दिखा रखी है हमको, कंस्ट्रिक्शन। इसी वजह से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो पैसेज है, ये जो पाथवे है, ये अब कंस्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा है एजमेटिक एयरवे, ये है हमारा नॉर्मल एयरवे। बात समझ आई, ठीक है। ये है हमारी ब्रोंक्यूल, ठीक है, दिस इज आवर एल्वेलाई। बात समझ आई, क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar walls। तो यहाँ पर क्या बोला है इसने, हमको एक ऐसा पल्मोनरी डिजीज बतानी है जिसके अंदर, उस पल्मोनरी डिजीज में क्या होता है, जो एल्वियोलर सरफेस एरिया है, ठीक है, यानी कि एल्वियोलाई जो है, जो गैस एक्सचेंज करती है, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है। इट इज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन द एल्वियोलर वॉल्स। तो ऐसा कब होता है, निमोनिया में होता है, या फिर एजमा में होता है, या फिर प्लूरेसी में होता है, या फिर एम्फाइसीमा में होता है। तो ये कंडीशन कब होती है, देखो ये कंडीशन होती है बच्चों एम्फाइसीमा में। एम्फाइसीमा में जो एल्वियोलर वॉल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज होती हैं। अब एम्फाइसीमा हमने देखा कब होता है, ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, के ड्यू टू टोबैको स्मोकिंग, ये जो कंडीशन है कॉज होती है। तो एम्फाइसीमा क्या है कि इन्फ्लेमेशन या फिर एबनॉर्मल डिस्टेंशन है, किसका, ब्रोंक्यूल्स का, और साथ ही साथ लंग्स में प्रेजेंट एल्वियोलर सैक्स का या फिर एल्वियोलाई का। यहाँ पर जो मैनी ऑफ द सेप्टा बिटवीन एल्वियोलाई आर डिस्ट्रॉयड, यहाँ पर जो बहुत सारी सेप्टा है एल्वियोलाई के बीच में, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। एंड मच ऑफ द इलास्टिक टिश्यू ऑफ द लंग्स इज रिप्लेस्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो इलास्टिक टिश्यू फिर जो डैमेज हो जाता है, वो रिप्लेस होता है किससे, कनेक्टिव टिश्यू से। सो द एल्वियोलर सेप्टा जो कोलैप्स हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो गैस एक्सचेंज का सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। सो देयर इज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द वॉल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर सैक्स, जिसकी वजह से क्या होगा, एल्वियोलर सैक्स और साथ ही साथ ब्रोंक्यूल्स में जो इलास्टिसिटी है उनकी वॉल्स में, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट द एल्वियोलर सैक्स रिमेन फिल्ड विद एयर इवन आफ्टर एक्सपीरेशन। तो एक्सपीरेशन के बाद भी क्या होता है, ये जो एल्वियोलर सैक्स हैं ये एयर से फिल्ड रहते हैं इवन आफ्टर एक्सपीरेशन। द एक्सहेलेशन बिकम्स मोर डिफिकल्ट। अब इन लोगों में क्या होता है, एक्सहेलेशन बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा फिर क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, इनको एक्सहेल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेजर कॉजेज जो हैं
मेजर कॉज एम्फाइजीमा के क्या होते हैं? सिगरेट स्मोकिंग एंड द इनहेलेशन ऑफ स्मोक और अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या फिर उनकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनहेलेशन हो रहा है स्मोक का, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्मोक का या फिर पॉल्यूटेंट्स का, इवन पॉल्यूटेंट्स का भी अगर काफ़ी पीरियड ऑफ टाइम से इनहेलेशन हो रहा है तो भी एम्फाइसीमा कॉज हो सकता है। बट मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। यहाँ पर देखो नॉर्मल एल्वेलाई है हमारी, ये है हमारी नॉर्मल एल्वेलाई लंग्स के अंदर जो प्रेजेंट है। एल्व्यूलर सैक्स इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एल्व्यूलर सैक्स इनको बोला जाता है। ये हमारी नॉर्मल एल्वेलाई है और ये हमारी एल्वेलाई हैं जिनके अंदर एम्फाइसीमा है। आप देखो यहाँ पर ये जो एल्वेलाई हैं किस तरीके से ये डैमेज हो चुकी है, एक्सपीरेशन में दिक्कत आ रही है यहाँ पर, ठीक है, दिक्कत आती है लोगों को। सरफेस एरिया क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है एल्वेलाई का, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में यहाँ पर दिक्कत होती है। तो ये है हमारी नॉर्मल एल्वेलाई, ये है हमारी एल्वेलाई विद एम्फाइसीमा। आप इजीली क्या डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। जो एल्वेलर वॉल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स हैं, वो क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इन एम्फाइसीमा। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई बच्चों? तो यहाँ पर अपना क्या है? एंड ऑफ द पीवाईक्यूज इस चैप्टर के, ठीक है। तो टोटल हमने 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज यहाँ पर डिस्कस करे हैं इस चैप्टर के। तो नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर की पीवाईक्यूज लेकर आएंगे आपके लिए। तो अब तक के लिए पढ़ते रहो, चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।